हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे ही होंगे। और अभी सुबह के 9 बजे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब बाद में भी देख रहे होंगे, बाद में भी देख सकते हैं, पर 9 बजे जनरली वीडियो अपलोड हो जाती है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हमारी लेक्चर सीरीज जो मूल विधि और संविधान की चल रही है, यूपीएसआई के लिए मोस्ट डिमांडेड लेक्चर सीरीज थी, उसका दूसरा पार्ट लेकर, जिसमें आज हम लोग समझेंगे संविधान सभा के गठन और साथ में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को। तो चलिए बिना देरी किए ये देखिए आप। सबसे पहले देखो, आपको मैंने पूरी की पूरी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान की मैं समझा रहा था, उसमें मैंने आपको कंपनी शासन के अंतर्गत आए डिफरेंट एक्ट्स को समझा दिया, ताज के शासन में आए हुए डिफरेंट एक्ट्स को समझा दिया। 1935 से तक जो एक्ट आए थे, भारत शासन अधिनियम आया था, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा दिया है। अब देखो क्या हुआ उसके बाद, उसी के साथ साथ क्रम लगते हुए 1935 तक बताया था। पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान की मांग कहां से शुरू हो गई थी इंडिया में, तो 1928 में, 1928 में मोतीलाल नेहरू जिनको आप जानते हो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में दो मांगे की, और खासकर क्या थी, संविधान निर्माण की ही मांग थी उसमें। और उसमें स्पेशली दो मांग की गई कि आप हमको डोमिनियन स्टेट बना दीजिए, तथा साथ में 19 मूल अधिकारों की चर्चा की। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हमारे संविधान में हैं, ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है, जरूर बताएं। तो डोमिनियन स्टेट क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। डोमिनियन स्टेट, एक आपने जब भी प्रस्तावना पढ़ते होंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते होंगे, उस प्रस्तावना में सबसे पहले आप पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न। देखो, प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रभु आपने सुना होगा, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उनको बोलते हैं हे प्रभु, हे प्रभु। प्रभु शब्द का अर्थ होता है कि उससे ऊपर कोई नहीं होता। प्रभु का मतलब सबसे ऊपर, सर्वोच्च स्थान पर। और प्रभुत्व संपन्न, यहां पे ये शब्द इंगित कर रहा है कि शब्द प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ यहां पे ये है कि भारत के ऊपर किसी अन्य देश का कोई भी शासन नहीं चलेगा। भारत के अपने नियम, अपने कानून, अपने कायदे होंगे और भारत अपने हिसाब से चलेगा। ये है प्रभुत्व संपन्न का अर्थ। जबकि डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि भारत अपने लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बना सकता है, पर उनकी जो रिकमेंडेशन है या उनकी जो देखरेख है, जांच, कानून बनने के बाद जो जांच करेगा वो ब्रिटेन करेगा। यानी कि प्रभुत्व संपन्न नहीं, ब्रिटेन ऊपर रहेगा पर कानून बनाने की कुछ छूट इंडिया को दे दी जाएगी। तो इस तरह का जो स्टेट होगा वो डोमिनियन स्टेट होगा। और साथ में 19 मूल अधिकारों की मांग की गई। अब देखो आगे बात बढ़ती रही, समय बीतता रहा तो फिर 1939 से और 1939 से 1945 का जो समय है वो द्वितीय विश्व का है। और द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। जो महाशक्तियां थी उस समय की, वो थी अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, जापान और जर्मनी। अब देखो, लड़ाई किस किस के बीच में थी, जनतांत्रिक देशों के बीच में, यानी प्रजातंत्र था, डेमोक्रेसी थी। और डेमोक्रेसी में, इसमें इधर देखो, स्पेशली डेमोक्रेसी में इधर एक पक्ष में कौन था, यूएस था, अमेरिका था, यानी ब्रिटेन था और रशिया था, जो जनतंत्र के लिए था कि वो प्रजातंत्र को सबसे ऊपर मानते थे। और जबकि साम्राज्यवाद में क्या था कि अपने राज्य को विस्तार देना, जैसे आज चीन की नीति है, विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति है, इसी प्रकार जर्मनी की और जापान की उस समय नीति थी। तो इस विचारधारा की लड़ाई हुई, और इस लड़ाई के होने के बाद जो जीत हुई, इस लड़ाई में जो जीत हुई वो यूएस की हुई, जनतंत्र वाले सेक्शन की हुई, और जापान और जर्मनी को करारी हार का सामना करना पड़ा। साथ में इसका इफेक्ट क्या हुआ, देखो, ब्रिटेन पर ही भारत की सत्ता चली आ रही है। तो एक विश्व युद्ध 1914 से 18 तक झेल के आए हैं, उसके बाद 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध झेल रहे हैं। तो इसमें बहुत जन धन की हानि होती है। तो भारत पर से ब्रिटेन की पकड़ छूटने लगी, और यहां पर विरोध की चिंगारी भड़की हुई थी, तमाम तरह के आंदोलन हो रहे थे और संविधान निर्माण की मांग भी हो रही थी। तो इसी संदर्भ में फिर जो मांग हुई, उससे आप यहां पे पॉइंट पे आइए। 1942 में इस मांग को देखते हुए ब्रिटेन ने एक क्रिप्स मिशन भेजा। 1942 में एक क्रिप्स मिशन भेजा
जो इंडिया में आया और संविधान निर्माण के लिए उसने एक कमेटी बनानी चाहिए, पर पाकिस्तान के अलग देश की मांग ने इस मिशन को फेल कर दिया और भारत ने भी इसको नकार दिया। तो कुल मिला के 1942 का क्रिप्स मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। उसके बाद 1945 में देखो, 1945 आप इससे थोड़ा यहां पे जोड़िए, 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन हुए और वहां पे लेबर पार्टी सत्ता में आई और लेबर पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता थे क्लीमेंट एटली, वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को स्वतंत्र देश घोषित करने का वादा कर दिया कि हम बहुत जल्दी इंडिया को फ्री कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। और इसी क्रम में फिर आगे बात चलने लगी। इसी वादे को पूरा करते हुए क्लीमेंट एटली ने 1946, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा जो 3 सदस्य ही था। ये पूरी का पूरा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन भारत भेजा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके 3 सदस्य थे, AB अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों नाम आपको याद होने जरूरी है, घुमा फिरा के यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब कैबिनेट मिशन जो भारत आया उसने जो मुस्लिम लीग थी, जो अलग पाकिस्तान की मांग थी, उसको भी कहीं ना कहीं दबा दिया, उनको खुश कर लिया कि ठीक है संविधान निर्माण हो जाएगा। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको भी राजी कर लिया और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर संविधान सभा का गठन हुआ। पूरा प्रोसेस इसमें तैयार किया गया। कुल मिला के 389 सीट इस संविधान सभा के लिए निश्चित की गई कि 389 सीट रहेंगी और सीट का आधार कितना बनाया गया, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, यानी 10 लाख लोगों पर एक सीट को डिसाइड किया गया। तो 389 सीटों के लिए चुनाव होना निर्धारित किया गया। अब इन 389 सीटों का बंटवारा कैसे था? उस समय इंडिया में जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी संख्या थी 11, ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 11, रियासतें उस समय लगभग 550 थी, पर जो प्रमुख रियासतें थी उनसे सीटों की संख्या को निर्धारित किया गया 93, 93 रियासतों से प्रतिनिधियों को चुना जाना मुकर्रर हुआ। और उसके बाद जो इंडिया में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, वहां से 4 सीटों को निर्धारित किया गया। आप 292, 93 और 4 को जोड़ेंगे तो योग 389 ही आएगा। तो कुल मिला के 389 सीटों पर चुनाव होना निर्धारित हुआ। और उसके बाद जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे इनमें डायरेक्ट चुनाव होने थे, चीफ कमिश्नरी एरियाज में भी डायरेक्ट चुनाव होने थे, जबकि रियासतों में शर्त दी गई थी कि रियासतों में उस समय राजा होते थे, राजा के ऊपर छोड़ दिया गया कि अपनी रियासत से एक एक प्रतिनिधि भेजना है, चाहे तो वो चुनाव करा के भेजे या अपनी अनुशंसा पर, अपनी रिकमेंडेशन पर वो भेज सकता था। तो ये आपको पॉइंट यहां पे याद रखना है। एक और बात फिर अब आगे देखते हैं। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए और ये जो चुनाव हुए, इन चुनावों में से आपसे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनकर आई, तो आपको बोलना पड़ेगा भाई 15 महिलाएं चुन के आई, 15 फीमेल्स थी जो चुन के आई। और अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति थे? अनुसूचित जनजाति के 33 व्यक्ति थे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो अब तक हम देख चुके हैं कि जुलाई 1946 में चुनाव हो गए हैं, 389 सीटों के लिए हुए। साथ में 292 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, उनसे सीटें रखी गई। 93 सीटें रियासतों से रखी गई, 4 चीफ कमिश्नरी एरिया से रखी गई। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो अंत तक संविधान सभा की किसी बैठक में शामिल नहीं हुई। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो अब पूरी संविधान सभा का गठन हो चुका है, पूरे चुनाव हो चुके हैं
अब पहली जो मीटिंग हो रही है, पहली बैठक जो संविधान सभा की हो रही है वो होती है 9 दिसंबर सन 1940 को, 9 दिसंबर 1940 को। और कहां पे हुई? नई दिल्ली का जो काउंसिल चैम्बर है उसकी लाइब्रेरी में हुई, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर की लाइब्रेरी में हुई। और देखो, अगर कोई मीटिंग ठीक से चलानी है, कोई सभा ठीक से चलानी है तो एक तो अध्यक्ष चाहिए। तो उस समय जब 9 दिसंबर 1940 का दिन था, उस समय संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया कि उस दिन का कामकाज चल सके। उसके बाद 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई, सेकंड बैठक हुई। उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा के अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बोलना पड़ेगा। और संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? BN राव, ये नाम आपको याद रखना है। संवैधानिक सलाहकार हैं संविधान सभा के BN राव। तो ये सारे अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद फिर 2 दिन बाद एक बैठक होती है जो 13 दिसंबर 1940 को हुई। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव, देखो आप कोई काम करने जा रहे हो, संविधान सभा संविधान निर्माण का काम कर रही है, संविधान निर्माण का काम कर रही है, तो उससे पहले एक रूपरेखा होना जरूरी है कि हम क्या क्या चीज रखेंगे। हमारे पूर्वजों ने, क्रांतिकारियों ने किन किन पॉइंट्स के लिए हमारे देश के लिए बलिदान दिए। तो एक पूरी की पूरी रूपरेखा बनाई गई कि इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम संविधान का निर्माण करेंगे। और 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था, यही आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। क्या बना? प्रस्तावना बना। तो ये आपको पॉइंट याद रखना जरूरी है। अब देखो, इतना सारा काम हो चुका है, 389 मेंबर हैं, तो अब ठीक से काम करने के लिए, क्योंकि संविधान निर्माण करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई, काफी सारी समितियां बनी। पर उन समितियों में सबसे प्रमुख जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जो 7 सदस्यीय समिति थी, 7 सदस्यीय कमेटी थी, 7 उसमें मेंबर थे। वो प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। बहुत ही विद्वान एवं सबसे कुशल विधिवेत्ता कहे जाते थे उस समय के भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखो, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जिन भी समिति के आगे संघ या संघीय लगाओ, जिन भी समिति के आगे संघ या संघीय लगाओ, तो आप आंख मीच के उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा देना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट समिति थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन 3 समितियों, इन 2 चीजों के बारे में याद रखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारतीय संविधान का पिता या जनक कहा जाता है, और ये 7 सदस्यीय समिति थी। उसके बाद अगर किसी समिति के सामने संघ या संघीय लिखा हो तो आप बेफिक्र होकर नेहरू लगा देना। और उसके बाद मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उसके बाद बहुत सारी बैठकें होने लगी, चर्चाएं होने लगी, कैसे होना है, डिस्कशन होने लगे। तो फाइनली क्या हुआ, 3 वाचन हुए। बैठकें बहुत सारी हुई, 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब कि उसको पढ़ा गया, देखा गया, उस पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। तो आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाने लगे कि कितने वाचन हुए, तो 3 वाचन हुए। जो पहला वाचन है, देखो मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी रहती है और मेरे को बार बार मिटा के लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को वाइड कर लीजिए, आपको क्लियर दिखेगा। तो 3 वाचन हुए। पहला जो वाचन हुआ वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। इनकी डेट पूछता है, अच्छे से आप इसको याद रख लेना, ठीक है। तो पहला वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर।
दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा और फाइनल जो वाचन हुआ वो हुआ 14 नवंबर सन 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर 1949 वह ऐतिहासिक तिथि है जब संविधान सभा के 286 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करके संविधान को अंगीकार कर लिया, मान लिया कि ये भारत के लिए अब परिपूर्ण है, पूरा हो चुका है। तो और क्या हुआ देखो, साथ में यहां पे बात लिखी जा चुकी है। एक सेकंड, ये देखिए, तो इसमें ये बात थी यहाँ पे कि 286 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए और संविधान को अंगीकार कर लिया। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा संविधान को अंगीकार किस दिन कर लिया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और उस दिन जो संविधान बना उसको आज की दृष्टि से मूल संविधान कहते हैं। जो मूल संविधान था बिल्कुल बेसिक, तो उसमें कितने भाग थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। आप मेरे को कमेंट में करके बताओ कि आज कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं आज वर्तमान में जो संविधान है, और कितनी अनुच्छेदों की संख्या हो चुकी है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। अब देखो, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो हुई 24 जनवरी सन 1950। 24 जनवरी सन 1950 को आखिरी बैठक हुई। और जो ये आखिरी बैठक हुई इसमें सर्वसम्मति से संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको सर्वसम्मति से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया तथा जनगण मन को सर्वसम्मति से राष्ट्रगान चुन लिया गया 24 जनवरी 1950 को। और वंदे मातरम को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय गीत चुन लिया गया। आपको ये तीनों चीज याद रखनी है। एक डेट और है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ट्राई कलर है, उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में चुना गया 22 जुलाई सन 1947। ये आपको ध्यान रखना है। और फाइनली देखो, मैं एक बात बताता हूं, 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान को अंगीकार किया गया उस दिन अंशतः लागू कर दिया गया। कुछ कुछ आर्टिकल हैं वो लागू कर दिए गए, इतना ज्यादा डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर अंशतः लागू हो गया था। पर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। और संविधान पूर्णतः लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बन गया। और आज 26 जनवरी है, कितनी अच्छी बात है। मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूं। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही ये टॉपिक आ गया है। तो गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। और एक बात और है, आज से या 1950 से ठीक 30 साल पहले, 1950 से ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को स्वतंत्र करने की मांग रखी गई। मांग तो नहीं कह सकते, भारत को स्वतंत्र करने की एक विचारधारा, एक दृढ़ संकल्प लिया गया था। रावी नदी के किनारे लिया गया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लिया गया था। 26 जनवरी 1930 की तारीख को यादगार बनाने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू करके भारत को गणतंत्र देश सिद्ध करना, बनाना ही एक उद्देश्य था। तो ये पूरी की पूरी संविधान निर्माण की प्रक्रिया तथा संविधान सभा गठन अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे। इतने तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।